नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज संजय गांधी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे वरुण गांधी यानी राहुल गांधी के चाचा के बेटे कज़न वरुण गांधी ने अपने पिता की याद में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे एक सामान्य बेटे की तरह अपने पूज्य पिताजी को करीब से जानने का सौभाग्य नहीं मिला। उन्हें मैंने लोगों की स्मृतियों, अनुभवों और उनके कार्यों के माध्यम से जाना है। आज उन्हें स्मरण करते हुए यह अनुभव होता है कि कुछ व्यक्तित्व अपने जीवन काल से कहीं अधिक लंबे समय तक अपने कर्मों की वजह से जिंदा रहते हैं या लोगों मूल्यों और प्रेरणा के रूप में जीवित रहते हैं। परम पूज्य पिताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। ये वरुण गांधी ने लिखा संजय गांधी के बारे में। बात बिल्कुल सही है। आज की जनरेशन में, आज के जो युवा हैं, खास करके आज का जो वोटर है भारत का, मेरे ख्याल से 80% के आसपास, 70 और 80 के बीच फीसदी के लोगों को पता ही नहीं होगा, इतने प्रतिशत लोगों को, कि संजय गांधी कौन थे। संजय गांधी के बारे में डॉक्यूमेंट्री या विजुअल ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ा है, जो लिखा है लोगों ने, जो सुना है, वही सब संजय गांधी के बारे में हम सबको मालूम है। लेकिन संजय गांधी के बारे में जितना सुना है, जितना पढ़ा है, अगर आज उसको सामने रखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब, पिता का जो प्रतिबिंब है वो बेटा नजर आता है। लेकिन संजय गांधी के केस में, आज की डेट में, वरुण गांधी से ज्यादा राहुल गांधी संजय गांधी का प्रतिबिंब नजर आते हैं। जी हाँ, संजय गांधी युवाओं को आगे बढ़ाने का उनको एक जुनून था। देश में औद्योगिक क्रांति लाने का जुनून था। देश में अपने देश के छोटे छोटे उद्योगों को बड़ा करने का उनका सपना था। नए पेड़ लगाना या यूं कहें कि वन संरक्षण उनका एक जुनून था। स्पोर्ट्स पसंद करते थे, फिजिकली फिट थे। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आज आपको राहुल गांधी में नजर आते हैं। राहुल गांधी भी युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी भी सिर्फ 2 उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी डूबते एमएसएमईज की बात करते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं। राहुल गांधी भी वन संरक्षण की बात करते हैं, जिसके लिए वो निकोबार तक जाकर आते हैं। और राहुल गांधी स्पोर्ट्स लवर है, फिजिकली फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग जो है, काफ़ी लोग संजय गांधी से कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी संजय गांधी जैसे लगते हैं। वाकई में अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो लगता है वाकई में राहुल गांधी अपने पिता से ज़्यादा अपने चाचा को फॉलो करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कभी अपने चाचा के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। वो शायद उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि जो उनकी चाची है और जो उनके कज़न है वो ऐसी पार्टी में है जिस पार्टी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके परिवार ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, तो शायद अपने चाचा का जिक्र करना ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं राहुल गांधी, इसलिए शायद उनका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आदतें जब दिखती हैं तो पता लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ संजय गांधी तक राहुल गांधी को सीमित नहीं कर सकते। मुझे राहुल गांधी में यूं लगता है कि जैसे पूरा गांधी नेहरू परिवार उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया है। संजय गांधी और राहुल की मिलती जुलती आदतों के अलावा अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो विजन है भारत को लेकर कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत में क्या होना चाहिए, भारत को किस ओर बढ़ना चाहिए, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी में नेहरू जैसी दूरदृष्टि है, नेहरू जैसी सोच रखते हैं। जब दुश्मन को और खास करके अमेरिका को करारा जवाब देने की बात करते हैं तो लगता है कि इंदिरा गांधी जैसी दिलेरी है उनके अंदर। लेकिन जब वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो उनमें सौम्य राजीव गांधी नजर आते हैं आपको। लेकिन जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ खींचे आते हैं, जहाँ जाते हैं बच्चों से मिलते हैं, बच्चे उनके पास सहज रूप से आते हैं, तो फिर आपको चाचा नेहरू भी याद आते हैं फिर से। तो कई जितने उनके परिवार के कैरेक्टर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ अंश राहुल गांधी के अंदर नज़र आता है। और शायद ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं की, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया।
अब जब राहुल गांधी एकमात्र ऐसी आवाज दिखती है, पूरे देश को समझ में आ गई कि एकमात्र आवाज है जो सीधा पूरे सिस्टम से टकरा रहा है, जो जिसे आज की डेट में चाहे वो पत्रकार उन्हें पसंद करे ना करे, एक बात पर सारे पत्रकार, सारे विद्वानगण, सारे विश्लेषक इस बात पर सहमत है कि आज की डेट में सबसे बहादुर पॉलिटिशियन राहुल गांधी है। क्योंकि जो भी सिस्टम है उसके खिलाफ इतने खुलकर बोलना और इतना ओपनली प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना, संघ को निशाना बनाना, मोदी जी के मित्रों को निशाना बनाना, और किसी नेता में इतना दम बिल्कुल नहीं दिखा, राहुल गांधी में दिखता है। इसलिए सब, उनके चाहने वाले भी, उनको नफरत करने वाले भी, ये तो मानते हैं कि सबसे बहादुर नेता है। जब बहादुर नेता धीरे धीरे समझ में आया लोगों को, तो जाहिर सी बात है ये भी समझ में आना ही था कि इस बहादुर नेता के जो बहादुरी के कारनामे हैं उसके पीछे वजह क्या है, इस शख्स का विजन क्या है, क्यों इसे एक पूरा पेड कैंपेन जिसका कहते हैं हजारों करोड़ रुपया खर्च करके क्यों इसे पप्पू की इमेज में ढालने की कोशिश की गई, और क्यों इस शख्स को लगा कि इस देश को अगर मुझे समझना है और मुझे अपने आप को इस देश को समझाना है तो मुझे पैदल रास्ता अपनाना पड़ेगा, इस देश को नापना होगा। और असर आपके सामने है। इसलिए आज की डेट में इस देश में 65% आबादी युवाओं की है। दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन है भारत, जहां 65% आबादी युवाओं की है। वो युवा जिन्होंने ना नेहरू, इंदिरा, राजीव तो छोड़िए, जिनको मनमोहन सिंह सरकार के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछले 12 साल में अगर उन्होंने कुछ सुना है तो सिर्फ मोदी 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 सुना है। इसलिए उनके सामने तो एक ही चेहरा आता है, मोदी। लेकिन आज जैसे जैसे राहुल गांधी की बात वो समझ रहे हैं, जैसे जैसे इस सरकार का क्रियाकलाप देख रहे हैं, उस जनरेशन में भी राहुल गांधी पहली पसंद बन गए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी जी भी अब सरकार चलाने में कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल वो डरे हुए हैं। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट एंड रैलीज कर रही है, अभी स्टूडेंट्स के साथ भी इतना किया है, यहाँ पर भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रांग हो रहा है और जो ऑप्शन जैसे CJP है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है और वो डर के मारे ही ये सब उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। वो झुकना नहीं चाह रहे, उन्हें पता है कि अगर एक बार झुक गए तो फिर उन्हें झुकना ही पड़ेगा और पूरी सत्ता उनकी गिर जाएगी। सवाल वही है, मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी। देखो फिर आपको कांग्रेस कह दिया जाएगा। क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी और कांग्रेस में यार देखो, राहुल गांधी का सपोर्ट करना, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हूँ, बट एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिन्होंने आज तक जो जो बातें बोली हैं वो सारी सही साबित हुई हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी का, मैं पर्सनली राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ, और कोई क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। आई पर्सनली सपोर्ट राहुल गांधी और मुझे राहुल गांधी पसंद है। देखिए, ये जो इस वक्त देश में चल रहा है ना, ये आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि समय का चक्र घूमकर फिर से 2010-2011 में पहुंच गया है। 2010-2011 जब इस देश में एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया था, जिसने पूरी यूपीए सरकार को हिला दिया था, उखाड़ फेंका था 2014 में, और तब से आज तक एक ऐसी शख्सियत या ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपी थी जो आज इस देश का क्या हाल कर रही है वो बताने की ज़रूरत नहीं। 2010-2011 में जो हो रहा था, एक तरफ 2G स्कैम भ्रष्टाचार, एक तरफ कोलगेट स्कैम भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम भ्रष्टाचार, एक तरफ निराश युवा इस देश का, ये सब चीज़ें मिलके भुनाया गया, बाकायदा एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन को एक ऐसी शेप देगी कि जिसका सीधा फायदा बीजेपी और संघ को हो, और वो एक ऐसा चेहरा उन्होंने सामने किया जिसने सपने बेचे, सपनों का सौदागर जिसे कहा जाता था, और फ्रस्ट्रेटेड देश के युवा, देश की जनता ने उन सपनों को खरीदा और सत्ता उसे सौंप दी। आज ठीक वैसा ही वक्त वापस आ गया है, जब आपके सामने राम मंदिर जैसे, जहां जो सत्ता, जो सरकार बनी ही
हिंदुत्व के नाम पर है, हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं, हिंदू रक्षक कहते हैं, वहाँ पर राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आता है। उसी वक्त में कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, इस नारे पे आने वाली सरकार के भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहे हैं। आज जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया है कि किस तरह से करोड़ों एकड़ ज़मीन उनके परिवार ने खरीदी और लैंड यूज़ करके कितना फ़ायदा उन्होंने उठाया उज्जैन में, क्योंकि वो हाईवे में आ रही थी और अलग अलग डेवलपमेंट उसमें आ रही थी, वो मामला सामने है। देश का युवा इस वक्त सबसे ज़्यादा नाराज़ है पेपर लीक को लेकर, नौकरियों को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। घर की आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब है। पेट्रोल डीजल का प्राइस कहीं से कहीं पहुंच गया है। डॉलर की बेतहाशा कीमत बढ़ने की वजह से चीज़ें महंगी हुई, महंगाई बढ़ गई है। जेब इस वक्त आम आदमी की खाली है, आम टैक्स पेयर की जेब खाली है। और उसी दौरान देश के छोटे छोटे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं और सरकार है कि कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। एक एक्शन लेना तो दूर की बात, शब्द तक नहीं निकले, सांत्वना के शब्द तक इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से उनके लिए नहीं निकल रहे हैं। और सड़क पर युवा है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा है, चाहे वो कॉकरोच पार्टी के कहने पर जुड़ा है, किसी भी तरह से, लेकिन आज युवा में नाराज़गी इतनी है कि वो युवा इस देश की पूरी स्थिति बदलना चाहता है, हालात बदलना चाहता है। मैं आपको दो लड़कियों के बयान सुनाता हूँ। ये हैं तो कॉकरोच पार्टी के जो प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है वहाँ ही है, लेकिन इनकी बात सुनना ज़रूरी है। इनकी बात सुनिए और समझिए कि इस देश के युवाओं के दिल में आज क्या चल रहा है, इस देश का युवा आज क्या सोच रहा है। नहीं, ये यूथ कॉकरोच से नहीं है। बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेड डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र में मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहाँ से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? थिंकिंग में है, बेशक उनके पास ना भी सेविंग्स है, ना उनके घर में अच्छा मतलब चल रहा हो सब कुछ, ना एजुकेशन सही हो, ना कुछ भी, फिर भी उनके लिए एक ही चीज है कि नहीं मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। हम अगर पूछे क्या अच्छा कर रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ इतना है कि मोदी अच्छा कर रहा है। हाँ, मंदिर बना रहा है, रोड बना रहा है। अब रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हम करें कि ये यहाँ टूट गया, ये चीज है, नहीं, वो गवर्नमेंट की गलती नहीं, उसने तो बना दिया, बेचारे ने तो काम किया ही ना, बना दे लोगों ने ठीक से। एक चीज और मेरे पापा कहते हैं, वो बेचारा इतना काम करता है कि उसके पास फैमिली नहीं है, वो फैमिली नहीं है, फिर भी वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब इस तरीके की आइडियोलॉजी है। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वोट देते हो तो हम लोगों का सोच के दो कि हम लोग आगे आने वाली जनरेशन में सफर करेंगे आपके इस वोट से। ये ऐसी बेटियों को शाबाशी देने का दिल करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे क्यों याद आया कि 2010-11 में ये माहौल था। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, पत्रकार के तौर पे कवर करने जाता था। उस वक्त के युवा भी इसी फ्रस्ट्रेशन में थे, ऐसा ही माइक के सामने बोलते थे, इतनी ही नाराजगी सरकार से थी। आज वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस वक्त की अपोजिशन में बीजेपी थी, आज अपोजिशन में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं। फ़र्क ये भी है कि वो जो बीजेपी ने उस वक्त किया वो कांग्रेस नहीं करेगी। बीजेपी ने लोगों का जो गुस्सा था, लोगों का फ्रस्ट्रेशन था, उसको
पीछे से एक आंदोलन का रूप दिया, उसे भुनाया और फिर सत्ता हासिल कर ली, और जिसके कंधे पर चढ़कर वो सत्ता हासिल की, बाद में उसको भी निपटा दिया। लेकिन कांग्रेस ये कतई नहीं करेगी, ये बात तय है। कांग्रेस जो कर रही है अपने दम पर कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि अगर हमें इस देश की जनता सत्ता सौंपे तो हमारी खुद की मेहनत पर सौंपे, वरना कांग्रेस के लिए बहुत आसान था कांग्रेस के लिए कि ये जो सीजेपी है, अपने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का जो प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वो सब सीजेपी को समर्थन देते, उनके साथ आ जाते, जुट जाते, राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंच जाते। बहुत आसान था, या नहीं भी पहुंचते तो वो बीजेपी की तरह स्पॉन्सर कर देते, पीछे से इनको सपोर्ट करते या किसी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाते। लेकिन नहीं, पीठ पीछे छुप कर काम करना कांग्रेस की डीएनए में नहीं है, कांग्रेस की आदत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा जो करेंगे सामने खुल के अपने दम पर करेंगे, अपने नाम पर करेंगे और अपनी मेहनत से करेंगे। और असर यही हुआ कि बच्चे बैठे कॉकरोच पार्टी के धरने पर हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कांग्रेस की, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, पसंद उन्हें कर रहे हैं। ये इसका असर हुआ है। कोई कल को उंगली नहीं उठा सकता कि भाई सीजेपी जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। हालांकि वो क्लियर हो गया, मैंने सुबह के वीडियो में बताया कि वो आम आदमी पार्टी का क्या उसके साथ इंटरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस सबके बीच में कोल्हापुर का एक पुराना वीडियो भी आज शेयर हो रहा, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां एक बीजेपी की नेता पूछती है जनता से कि आप किसे इस देश को सौंपना चाहेंगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को। तो उन्हीं के बीजेपी के फंक्शन में लोग कहते हैं राहुल गांधी को। ये वीडियो आज वायरल हो रहा, देखिएगा ज़रूर, आपको हंसी आएगी, पसंद आएगा। लेकिन सवाल ये है कि उसी वक्त में नरेंद्र मोदी भी एक चैनल के फंक्शन में गए हैं। कहते हैं कि जो लोग संविधान हाथ में लेकर आजकल दिखाते रहते हैं, उनके राज में संविधान की धज्जियां उड़ती थी, और कह रहे थे वहाँ फंक्शन में कहते दिखे मोदी जी कि कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी ये करें, हमें कहते हैं कि मोदी जी ये करो। देखिए, सबसे बड़ी बात प्रियंक खड़गे ने ठीक कहा कि मोदी जी अगर संविधान पर किसी को ज्ञान ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि जिस संघ ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, उस संघ ने तो कभी संविधान को माना ही नहीं। रही दूसरी बात, जो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस भी मोदी से चाहती है कि वो ये करे जो भी काम है, तो सत्ता में आप हैं मोदी जी, आप ही से तो कहेगी विपक्षी पार्टी कि मोदी जी ये काम कीजिए। क्या हर चीज के लिए कांग्रेस यही कहेगी कि हम करेंगे हम करेंगे? कांग्रेस कहां से करेगी जब कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं। जो सत्ता में है उसी से तो पूछा जाएगा। इसीलिए तो आज कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रही है कि भाई साहब, ये जो इतना बड़ा घोटाले का इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया है, इस पे कुछ तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। इतने बड़े प्रमाणों के साथ प्रदेश की जनता के सामने बड़े प्रश्न हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पर इतने बड़े एलिगेशन के बाद वो पद पर रह सकते हैं क्या? जो सवाल हमने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए, उन सवालों के जवाब जनता को मुख्यमंत्री आज ही देंगे क्या? जो जमीनों का इतना बड़ा लेन देन मुख्यमंत्री बनने के बाद, 21 से मंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनकी फैमिली ने अर्जित किया, इसकी एक एक पहलू सार्वजनिक होगा क्या? और मुख्यमंत्री खुद स्वतः सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की पहल करेंगे क्या? ये इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का घोटाले का, जमीन घोटाले का खुलासा किया ही था। उसके साथ साथ भास्कर ने भी एक खुलासा किया कि किस तरह से अयोध्या में भी राम मंदिर से जुड़े लोगों ने ज़मीनें खरीदी, और क्योंकि उन्हें मालूम था कहाँ कहाँ ज़मीन की वैल्यू बढ़ने वाली है, और उसके बाद उसको कई गुना प्रॉफिट में बेचा। इसीलिए बीजेपी अयोध्या हारी, क्योंकि अयोध्या के लोगों को ठगा गया।
1 रुपए का काम उन्हें नहीं मिला, जबरन उनकी ज़मीनें छीनी गई, उन्हें वो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ जो उन्हें दिखाया गया था। फ़ायदा लेने वाले सब बाहर के थे। 90% तो कहा जाता, 90% लोग जिन्होंने वहाँ से अयोध्या से पैसा कमाया वो सब गुजरात के थे, इसलिए वहाँ पर हार हुई। अब उज्जैन में ये जो नया खुलासा हुआ है, ये चीज़ें और उसके साथ राम मंदिर चंदा चोरी, अलग अलग धर्मों के लोग अब सामने आने लगे हैं, कह रहे हैं कि हमारे संगठन ने ये दान दिया था, वो दान दिया था, उसका क्या हुआ, सब हिसाब मांगने लगे हैं। भाई साहब, आप हिंदुओं को गोबर चटा के और उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर 12 साल से टिके हुए हैं। ये हिंदू ही अब सवाल खड़ा करने लगे हैं, और जिस दिन एकजुट होकर ये सवाल खड़े हो गए उस दिन आपकी विदाई का समय तय हो जाएगा। इसलिए मुझे कभी क्या ज़्यादातर लगता है कि राहुल गांधी ने जो वो बात कही है ना कि 1 साल बाद मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है उस बात में 100% दम है, क्योंकि जो इस वक्त ये सरकार कर रही है, हथकंडे अपना रही है, वो भी यही इशारा कर रहे हैं, और जो माहौल बन रहा है वो भी यही इशारा कर रहे हैं। माहौल ये बन रहा है कि मोदी जी पर इस्तीफे का दबाव कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए शायद मोदी जी कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं कि जो अगले राष्ट्रपति चुनाव है वहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री दफ्तर से निकल राष्ट्रपति के दफ्तर तरफ रुख करें, उधर चले जाएं, तो राहुल गांधी की बात सच अपने आप हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।